अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना फाइनली लास्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज़ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। इससे पहले हमने काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप लाजमी देखें। ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट है जिसमें हमने बहुत स्मूथली, बहुत ईजी वे में सारे टॉपिक्स को कवर किया है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में कवर किया है। बहुत सारे एल्गोरिथम्स हम पढ़ चुके हैं, लाइक हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पढ़ा है, हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पढ़ा है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को देखा, राउंड रॉबिन प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग, ये सारी चीज़ें हम कवर करके आ चुके हैं। और ये हमारा जो है वो लास्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, दैट इज़ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग की बात करें तो ये हमारे पास प्री एम्प्टिव होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, इसको एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग को पढ़ा था, तो वो आपने लास्ट में देखना है, क्योंकि वहीं से जो है वो शुरुआत हुई है इस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की। क्योंकि उसमें हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक वे में वो बिहेव कर रहा था जिसकी वजह से एक इशू आ रहा था। उस इशू को हम सॉल्व करेंगे इस एल्गोरिथम के अंदर, तो वो आप लोगों को उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। वो वीडियो आप लोगों ने लास्ट में देखनी है। एनीवेज, हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास 3 क्यूज़ हैं, उनका नाम कुछ भी हम रख सकते हैं, Q1, Q2, Q3, जो कि हमने अपने प्रीवियस एल्गोरिथम में भी देखा था कि हमारे पास 3 क्यूज़ थी और उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ भी डिफ़ाइन थी, जैसे कि यहाँ पे डिफ़ाइन है कि इसकी हाई प्रायोरिटी है, इसकी मीडियम है और इसकी सबसे कम है। उसके बाद हमने लास्ट वाले एल्गोरिथम में भी ये चीज़ देखी थी कि वो अपने अपने कुछ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पे भी सेम यही काम हो रहा है कि हर क्यू का अपना अपना स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है। Q1 जो है वो राउंड रॉबिन पे काम कर रही है विद टाइम क्वांटम 4। Q2 भी राउंड रॉबिन पे ही काम कर रही है बट टाइम क्वांटम इसका 8 है। देन Q3 है जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम कर रही है। अब इसमें डिफरेंट चीज़ क्या हो रही है वो हम आगे देखते हैं। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों को नज़र आ रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक न्यू कॉलम ऐड किया था जिसमें हमने जो है वो देखा था कि प्रोसेसेस डिफाइंड थे कि ये कौन से क्यूज से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा पहले से डिफाइन नहीं है, कोई भी प्री डिफाइंड चीज़ नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे होगा। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। मैंने यहाँ पे देख लिया, मेरे पास 3 प्रोसेसेस हैं, इनके अराइवल टाइम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका बर्स्ट टाइम लिखा हुआ है और सिंपल सा वही टेबल है जो हम हमेशा देखते हैं कि ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अब मैंने क्या किया, मैंने नंबर लाइन पे इनको प्लेस कर दिया कि कौन से प्रोसेस कब कब आया है। अब मेरे पास ये एक न्यू चीज़ आ गई है कि यार ये क्या चीज़ है। ये मैंने 3 क्यूज़ बनाई हैं जो कि हमने देखा Q1, Q2, Q3 हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ पे मैंने उनकी प्रायोरिटी भी लिख दी है और मैंने कहा कि मेरा पहला प्रोसेस जो आया है वो Q1 में जाएगा और क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है तो ये एग्जीक्यूट होगा। मैंने कहा सही है, P1 को मैंने एग्जीक्यूट किया और मैंने इसको टाइम क्वांटम 4 था तो मैंने इसको 4 सेकंड्स तक चलाया है। इस चीज़ को माइंड में रखना है कि मैंने, क्योंकि हमारी जो Q1 है वो राउंड रॉबिन को यूज़ कर रही है और टाइम क्वांटम उसका 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 सेकंड्स इसको चलाया। अब मैं यहाँ पे रुक गई। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि यार ये 4 स्टेप्स चल चुका है। अब मेरे पास इस वक्त ये दोनों प्रोसेसेस भी आ चुके हैं। अब क्यू में ऐड करने की बारी है अगला प्रोसेस। अब मेरे पास दूसरा प्रोसेस आ गया P2, तो मैंने यहाँ से P1 को निकाल के, क्योंकि P1 अपनी एक साइकिल चल चुका है तो मैंने उसको Q2 में भेज दिया। प्रीवियस एल्गोरिथम में ये मसला था कि उसमें क्यूज फिक्स्ड थी कि कौन से प्रोसेस किस क्यू में होगा। यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे हम क्यूज को चेंज करते रहेंगे। तो मेरा P1 जो है वो Q2 में चला गया और P2 अब आ गया मेरे पास Q1 के अंदर। अब इसकी प्रायोरिटी हाई है तो हमें पता है कि यार अब P2 एग्जीक्यूट होगा। P2 को भी जाहिर है हम 4 सेकंड्स के लिए ही चलाएंगे क्योंकि Q1 जो है वो टाइम क्वांटम 4 के साथ वर्क कर रहा है। इसको भी मैंने 4 सेकंड के लिए चला दिया। अब बारी आती है P3 की। तो P3 की सिचुएशन में क्या हुआ कि जब P2 फिनिश हुआ तो वो Q2 में चला गया। फिनिश से मुराद ये कि उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब P3 की बारी आई है तो P3 के केस में भी यही होगा कि इसको 4 सेकंड्स तक चलाएंगे, उसके बाद हम उसको भी नीचे भेज देंगे।
अब मैंने यहाँ पे P3 को चलाया 1 2 3 4 सेकेंड्स ये चला। इसके बाद जो है वो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि बर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे 4 लिख दिया कि 4 सेकेंड्स इसने और चलना है। और मेरे पास क्यूज़ कुछ इस तरीके से दिख रही हैं कि मेरे तीनों प्रोसेस अब इस क्यू में आ चुके हैं। अब Q1 में कुछ भी नहीं रहा है, अब हाई प्रायोरिटी में कुछ भी नहीं है, तो अब मैं मीडियम प्रायोरिटी पे आऊँगी। अब मैंने मीडियम प्रायोरिटी देखी तो मेरे पास P1 है, P2 है और P3 है, मेरे पास तीनों प्रोसेस हैं। तो मैंने कहा ठीक है P1 से स्टार्ट करेंगे और राउंड रॉबिन ये यूज़ कर रहा है तो एक साइकिल चलेगी P1 P2 P3 P1 P2 P3, इस तरीके से कुछ साइकिल चलने वाली है। हमने ये कंसिडर किया और उसके बाद हमने क्या किया कि P1 को चलाना शुरू किया फॉर 8 सेकेंड्स। तो मैंने इसको यहाँ पे जब 8 सेकेंड्स चलाया तो मेरे पास यहाँ पे अब इसका रिमेनिंग टाइम बच गया है 4 सेकेंड्स। P2 की बारी आएगी, इसको मैं 8 सेकेंड्स चलाऊंगी और ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि P1 चलते ही अब दूसरे क्यू में चला गया। अब P2 की टर्न आएगी, P2 को मुझे 8 सेकेंड्स चलाना है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा इशू था तो मैंने यहाँ पे जो है वो 4 स्टेप्स के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें लिखनी हैं कि 20 के बाद मैंने यहाँ पे 24 लिखा है, 24 के बाद 4 स्टेप्स 28 लिखा है। तो क्योंकि मुझे P2 को 8 स्टेप्स चलाना था तो 4 स्टेप्स ये एंड देन 4 स्टेप्स ये, और ये 8 स्टेप चल चुका है और ये 0 हो गया और यहाँ पे मेरा P2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है 28 में। मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया। टर्न अराउंड टाइम मैंने फाइंड कर लिया किस तरीके से कि मैंने कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कर दिया और वेटिंग टाइम के लिए मैंने टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मेरे पास क्या था 12 था तो वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। P2 मेरा फिनिश हो चुका है। इसके बाद मेरा यहाँ पे बचा P3, क्योंकि P2 फिनिश हो चुका है तो अब वो यहाँ से गायब हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वो Q3 में आएगा। P3 को चलाना है 8 सेकेंड्स के लिए, मैंने यहाँ पे P3 को चलाया है 4 सेकेंड्स क्योंकि इसके 4 सेकेंड्स ही रिमेनिंग थे। 4 सेकेंड्स चलाने के बाद ये भी कंप्लीट हो गया, इसकी वैल्यूज़ एंटर कर दी हैं। तो Q3 में मेरे पास अब सिर्फ P1 बचा है और P1 के लिए अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, बल्कि हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे P1 बचा है तो मैंने यहाँ पे जो P1 का रिमेनिंग टाइम था वो मैंने चला दिया और P1 भी जो है वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है और मैंने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि जब P1 यहाँ पे आया है Q3 में FCFS यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, P2 P3 P4 P5 कुछ भी हो सकता था। ऐसी सिचुएशन में क्या करें, और यहाँ पे FCFS लिखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि P1 को जितना टाइम चाहिए उसका जितना बर्स्ट टाइम बचा है वो पूरा का पूरा चला दो। उसके बाद P2 पे आओ, P2 को पूरा का पूरा चला दो, फिर P3 पे आओ, P3 को पूरा का पूरा चला दो। ये अब इस तरीके से वर्क करेगा। जबकि हम बाकी क्यूज़ में हमने क्या देखा था कि 4 सेकंड्स चल रहा था फिर आगे मूव हो रहा था, 8 सेकंड चल रहा था आगे मूव हो रहा था, लेकिन यहाँ FCFS ये कहता है कि भाई जो प्रोसेस पहले आ गया है वो पूरा का पूरा चलेगा। तो अगर यहाँ मल्टीपल प्रोसेस होते तो P1 पूरा चलता, P2 पूरा चलता, फिर P3 की बारी आती एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने इसका एवरेज कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे इसका गैंट चार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.